हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने रेड कलर से लिखे हैं ना, वो टॉपिक्स हैं। देखो हम इसमें टॉपिक्स कितने वाले कब पढ़ने वाले हैं, चेंज पढ़ने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर है केमिकल रिएक्शंस। तो 1 बाई 1 एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक बनी रही लेक्चर के अंदर पूरे नोट्स सीक्वेंस अरेंज है एनसीईआरटी वाइज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, चेंज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, चेंज। तो चेंज दो तरह के होते हैं, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज क्या होता है? अ फिज़िकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जिस चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता हो। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट्स वगैरह, है ना। ये रिवर्सेबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सेबल होता है ना। जैसे हमने स्टेट्स कहीं से कहीं गए, है ना, सॉलिड से लिक्विड चले गए और लिक्विड से गैस चले गए, तो ये रिवर्सेबल होता है। देखो जैसे आइस की बात करें तो आइस कौन सी स्टेट में होगा, आइस जो है वो कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा। वाटर कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा। और वेपर कौन सी स्टेट में होगा, गैस में होगा। तो ये वापस जा सकते हैं स्टेट्स में, है ना। लिक्विड वापस से सॉलिड बन सकता है और लिक्विड वेपर भी बन सकता है। तो ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब अपनी स्टेट्स में वापस जा सकता है। एक ऐसा चेंज जिस चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता हो, उसकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हो, जैसे कि शेप, साइज। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काट दो, तो पेपर को काट दोगे तो उसका शेप चेंज होगा, उसकी लेंथ वगैरह चेंज होगी, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सेकंड है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता हो। अ चेंज इज अ इन विच, जिसके अंदर क्या होता हो, एक नया सब्सटेंस बनता हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ये इरिवर्सिबल होता है जनरली। एक बार चेंज हो गया तो वापस अपनी उस स्टेट में नहीं जाएगा जिस स्टेट में वो हुआ करता था। तो एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया ही सब्सटेंस बन रहा हो, एक नया सब्सटेंस बन रहा हो, जो कैसा होता हो, इरिवर्सिबल होता हो। एग्जाम्पल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। एक बार जंग लग गई तो वापस से उस स्टेट में नहीं जा सकता आयरन, फिर तो वो खराब ही हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक ये। हमें रिएक्टेंट पढ़ना है और प्रोडक्ट पढ़ना है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, है ना। जैसे ए प्लस बी, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर कर क्या बना ले, ए बी। तो रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा किस साइड मौजूद होगा, एल एच एस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो भी मौजूद होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट। या आप ये कह लो एरो के इस साइड जो होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तभी प्रोडक्ट बनता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो एलएचएस साइड होगा, वो क्या होगा, हमेशा रिएक्टेंट। जो एलएचएस साइड होगा वो क्या होगा, हमेशा रिएक्टेंट। जैसे मैं और आपको लिए प्रैक्टिस करा दूँ, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई। तो जो एक्स और वाई है ये क्या है आपका, रिएक्टेंट। जैसे मैं बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी गिव्स ए बी सी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है या जो एरो के पहले है वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। ये एल एच एस साइड जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। जैसे मैं बात करूँ H2N2 ट्वाइस अमोनिया, तो ये H2 और N2 ये क्या है, रिएक्टेंट। जब इन दोनों ने रिएक्शन करी है तभी तो प्रोडक्ट बना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है आपका। तो चलिए हम पहला पेज जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले पेज में क्या पढ़ा हुआ है, पहले पेज में हमने चेंज पढ़ा हुआ है। चेंज जो होती हैं दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, है ना, जिस उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, जैसे कि शेप, साइज।
ये रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखिए इस चेंज के, आइस से वाटर, वाटर से वेपर, है ना, वापस से हम वेपर से वाटर बना सकते हैं और वेपर से वापस आइस बना सकते हैं। तो ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल, है ना। कटिंग ऑफ पेपर इसका दूसरा एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म जो कैसा होता हो, इरिवर्सिबल होता हो। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है। फिर हमने पढ़ा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में क्या लेता है, भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। LHS साइड जो मौजूद होगा वो रिएक्टेंट होगा। A प्लस बी ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, AB। तो A प्लस बी आपका क्या है, रिएक्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट। जैसे देखिए इसमें भी रिएक्टेंट का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। Zn, जिंक ने मिलकर, जिंक और H2SO4 ने आपस में रिएक्शन करी और जिंक सल्फेट बना दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल गई। तो ये Zn और H2SO4 ये क्या है आपका, यही तो है आपका रिएक्टेंट। ये क्या है, यही तो है रिएक्टेंट। अब आते हैं हम प्रोडक्ट पर। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तब क्या बनता है, प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड, जो बनता है, जो फॉर्म्ड होता है किसके अंदर, किसके अंदर, इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे x प्लस वाई ये आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बना देंगे, एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है, प्रोडक्ट। एक्स वाई क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा किस साइड होगा, राइट हैंड साइड। किस साइड होगा, RHS साइड। एरो के जो सामने होगा, एरो के जो जस्ट सामने होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। और जो एरो के पीछे होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो बनेगा प्रोडक्ट। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, H2, H2 ने रिएक्शन करी N2 के साथ तो बनाया क्या, NH3, NH3 बनाया। तो ये NH3 क्या है, अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है। अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 3 लगा लेते हैं और यहाँ 2 लगा लेते हैं। बैलेंसिंग हम सीखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक बैलेंसिंग ही होगा। बैलेंसिंग वैसे बीच में दिया हुआ है लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्या होता है। तो ये H2N2 क्या है, प्रोडक्ट। जैसे मैं कहूँ मेरे हाथ ने, मेरे इस हाथ ने आपके गाल के साथ रिएक्शन की, तो मेरा हाथ और आपका गाल क्या हो गया, रिएक्टेंट। और जब आप मुंह से जो बोलोगे, है ना, मनी मन में मेरी जो तारीफ़ करोगे वो क्या होगा, प्रोडक्ट। अगर मेरा हाथ आपके गाल के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं तो मुझे प्रोडक्ट में आप कुछ बोलोगे ही नहीं, है ना, तारीफ़ ही करोगे वैसे तो क्या है, मेरे हाथ ने, मेरे इस हाथ ने आपके गाल के साथ रिएक्शन किए। तो मेरा हाथ जब तक गाल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक आप माउथ से, मुंह से मुझे प्रोडक्ट में कुछ बोलोगे ही नहीं। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तब बनता है प्रोडक्ट। या आप स्पोर्ट्स से समझ सकते हो, जब तक आप स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लोगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आ जाओगे, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो रिएक्शन, रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो बनता क्या है, प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट। अब आइए हमारा थर्ड टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, है ना। इसी सीक्वेंस से हम चलने वाले हैं। टॉपिक नंबर 3 आ गया हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। हम 1 से 1.5 घंटे में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता हो, एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म्ड होता हो, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नई होती हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नई होती हो। फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, है ना, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बनता हो, उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। किसी भी, जैसे मैं बात करूँ मिल्क की, मिल्क से हमने कर्ड बना लिया, तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर्ड, कर्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे इससे आप लस्सी बना सकते हो, क्या मिल्क से लस्सी बना सकते हो, इसमें केमिकल चेंज हुआ है ना, केमिकल चेंज हुआ है इस मिल्क के अंदर, और इस मिल्क से हमने क्या बना दिया, कर्ड। तो कर्ड की सारी प्रॉपर्टी अलग होंगी, मिल्क की सारी प्रॉपर्टी अलग होंगी। मिल्क से हम टी बनाएंगे, चाय बना सकते हैं, लेकिन हम कर्ड से चाय नहीं बना सकते। तो एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता हो, एक न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस कहाँ बनता था, केमिकल चेंज में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ चेंज भी कौन सा होगा, केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ चेंज भी कौन सा होगा, केमिकल चेंज होगा। तो एक नया ही सब्सटेंस बनता हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होती हो, नई प्रॉपर्टीज़ होती हो, उनको हम क्या कहेंगे,
उनको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। उनको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। उनको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। डाइजेशन ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना स्टोमक के अंदर, है ना। पेट के अंदर फूड का पचना, पाचन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाना भी केमिकल रिएक्शन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना भी केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें ये रिएक्टेंट कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं कैसे पहचानेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। राइट, द कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोर्थ टॉपिक है हमारा, कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की कंडीशंस, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है चेंज इन स्टेट, स्टेट्स में परिवर्तन होना, स्टेट में चेंज होना, है ना। जैसे मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक और होती है गैस। यदि इन स्टेट्स में चेंज हो रहा है, इन स्टेट्स में चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। दूसरा है कलर में चेंज होना, सेकंड क्या है, कलर में चेंज होना, कलर में चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। थर्ड है टेम्परेचर में चेंज होना, तापमान में परिवर्तन होना। जैसे आपने सुना होगा कलई, चूने को, है ना, कलई को पानी में मिला देते हैं, जब वाटर में मिला देते हैं, कलई को, पानी, चूने को वाटर में मिला देते हैं, तो जिस भी कंटेनर में हम मिला रहे होते हैं उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर कैसा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो तापमान में परिवर्तन आ जाता है, तापमान में परिवर्तन आना क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, लास्ट है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर गैस इवॉल्व हो रही है, किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो हम कहेंगे क्या हो रही है वहाँ पर, केमिकल रिएक्शन। जैसे ये देखो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम उसको कहेंगे क्या, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चलिए इस पेज पे हमने जो पढ़ा हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बनता है, जो फॉर्म्ड होता है, किसके अंदर फॉर्म्ड होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉर्म्ड होता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आप ऐसा भी पहचान सकते हैं, जो राइट हैंड साइड दिखाई देता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एक्स प्लस वाई ने मिलकर क्या बना दिया, एक्स वाई, ये क्या है, प्रोडक्ट, है ना। यहाँ अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता हो, है ना, न्यू सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर बनता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होती हैं, नई। अब ये एक या एक से अधिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर बन सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड किससे, फ्रॉम मिल्क से, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूसरा एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, और फोर्थ एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, और फिफ्थ एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी, कैसे पहचानेंगे, उनकी कुछ कंडीशंस। तो 4 कंडीशन एनसीईआरटी में गिवन है। पहला स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, और गैस का निकलना, गैस का इवॉल्व होना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर जो कि हमारा 5 है, टॉपिक नंबर 5 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 2 तरीके हैं, 2 वेज, 2 तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। पहला वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम पहले देखते हैं सबसे पहले कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो वर्ड इक्वेशन में हम सब चीज़ को वर्ड में लिखते हैं, जितना भी हम लिखेंगे सारा वर्ड में लिखेंगे। जिंक, जैसे जिंक को हम देखो ऊपर मैंने कॉर्नर में बता रखा है, जिंक का सिंबल होता है Zn और लिखते हैं जिंक। ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4। ऐसी हम बात करें हाइड्रोजन, H2, ये हाइड्रोजन का हम सिंबल होता है H2, हाइड्रोजन, है ना। ऐसी बात करें अमोनिया, NH3, ये अमोनिया होता है। तो जब हम किसी को वर्ड में लिखेंगे, जैसे जिंक को वर्ड में लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को पूरा वर्ड में लिखा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हम जब किसी को वर्ड में लिखेंगे वो क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना दिया, तो हमने यहाँ वर्ड को यूज़ किया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्ड इक्वेशन। जब हम किसी चीज़ के सिंबल यूज़ करने लगे, जैसे Zn
केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, जब हम किसी चीज़ के सिंबल यूज़ करने लगे। जिंक ने रिएक्शन करी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जहाँ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल यूज़ किया है H2SO4, क्या बना ZnSO4 और H2, जिंक सल्फेट और H2, जिंक सल्फेट और H2। तो यहाँ मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, है ना, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल यूज़ किया, ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया, इसने क्या बना दिया वाटर। तो मैं यहाँ सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, क्या यहाँ सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ सिंबल यूज़ किए जाते हैं वहाँ केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे नाइकी का सिंबल क्या होता है, नाइकी का सिंबल क्या होता है, ऐसा कुछ। तो नाइकी जब हम लिखते हैं तो ये तो वर्ड में लिख दिया नाइकी को, ये हमने सिंबल बना दिया नाइकी का। ऐसी प्यूमा पे शेर बना आता है। तो जब हम सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल कहाँ यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन में। वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, वर्ड इक्वेशन में। अब साइंस के अंदर मैंने नोट लिख रखा है, साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, इन केमिस्ट्री वर्ड इक्वेशन नॉट यूज़फुल। ये जो वर्ड इक्वेशन है वो नॉट यूज़फुल है। क्यों, नॉट गिव आइडिया, हमें ये कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं करती हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम और रिएक्टेंट इन रिएक्शन, कितने एटम है। क्या यहाँ से देख के पता चल रहा है हाइड्रोजन कितने, नहीं पता चल रहा है। यहाँ से देख के पता चल रहा है ऑक्सीजन कितने, नहीं पता चल रहा। लेकिन यहाँ से साफ साफ देख के नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। तो ये ज़्यादा यूज़फुल होती है, ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं करते। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा हुआ है, इसीलिए चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बना है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं साइंस के अंदर, वर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं करते। अब आते हैं हम केमिकल, तो अब हमें पढ़ना कौन सी है, केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बिल्कुल हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या किसे कहते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे Fe सिंबल है, H2O सिंबल है, तो Fe3O4 + H2। तो हमने जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के हम सिंबल को यूज़ करते हैं तो हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ हम सब सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ये आयरन का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, आयरन का। मैंने अब आयरन लिखा नहीं है, आयरन का सिंबल यूज़ किया है, पानी का सिंबल यूज़ किया है ना। ये आयरन का ऑक्साइड बना हुआ है, इसका भी सिंबल यूज़ किया है, और ये हाइड्रोजन गैस बनी हुई है। तो हाइड्रोजन गैस मैंने लिखा नहीं है, हाइड्रोजन गैस का सिंबल यूज़ किया गया। तो हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब कितनी कैटेगरी होती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कितनी कैटेगरी होती है केमिकल इक्वेशन की, कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितनी कैटेगरी होती है केमिकल इक्वेशन की। तो 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। तो हम बैलेंस पढ़ेंगे पहले, फिर अनबैलेंस। चलिए इस पेज पे हमने जितना ही पढ़ा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2 वे हैं, 2 तरीके हैं, 2 वेज। पहला है वर्ड इक्वेशन, पहला क्या है, वर्ड इक्वेशन, दूसरा क्या है, केमिकल इक्वेशन। जब आप किसी भी चीज़ को वर्ड में लिखते हो, जब किसी भी चीज़ को आप वर्डों में लिखते हो, शब्दों में लिखते हो, तो उसको कहते हो वर्ड इक्वेशन। और जब आप किसी भी चीज़ को सिंबल में लिखते हो तो उसको कहते हो क्या, केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिस्ट्री के अंदर जो वर्ड इक्वेशन है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं चलता वर्ड इक्वेशन को देखकर कितने हाइड्रोजन के एटम, कितने ऑक्सीजन के एटम या कितने एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन में देखकर हमें पता चलता है कितने एटम केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें केमिकल इक्वेशन यूज़फुल होती है और केमिकल इक्वेशन ही हम आगे 11th-12th में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन रहा। तो केमिकल इक्वेशन, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे आयरन का सिंबल यूज़ किया, पानी का सिंबल यूज़ किया, आयरन के ऑक्साइड का सिंबल यूज़ किया और हाइड्रोजन का सिंबल यूज़ किया। फिर हमें पढ़ना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये किसकी कैटेगरी है, केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ते हैं, बैलेंस। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर पाई जब होती है कब, वैन
द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड, यानी जो एटम रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व है वो इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। जो प्रोडक्ट साइड एटम है और जो रिएक्टेंट साइड एटम है वो बराबर हो जाए। सिंपल, जो LHS साइड एटम है, जो लेफ्ट हैंड साइड एटम है, LHS साइड एटम है, वो RHS साइड के एटम के बराबर हो जाए। जो एटम, जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने ही एटम अगर राइट हैंड साइड हो जाए उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी रिएक्टेंट में जितने एटम मौजूद हैं उतने ही एटम सेम टाइप के प्रोडक्ट में मौजूद हो जाएं तो हम उनको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस तो आप समझ ही जाओगे, अनबैलेंस्ड क्या होती है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट साइड एटम्स के नंबर हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड जो एटम है, जैसे Mg, यहाँ देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो ये अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, तो ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो अगर रिएक्टेंट में एटम और रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम बराबर नहीं होते हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस। रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम बराबर नहीं होते तो उसका हम बोलते हैं अनबैलेंस। अब हमें चाहिए कौन सी है, बैलेंस चाहिए या अनबैलेंस चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस्ड। हमें किसकी ज़रूरत होती है, बैलेंस की। अगर अनबैलेंस्ड होती है तो हमें बैलेंस करना पड़ती है, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है, बैलेंस की। क्यों ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड। हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस की ज़रूरत होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। क्यों, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लगाने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, शॉर्ट में इसको लॉमा कहते हैं। ये क्या होता है, लॉ ऑफ मास को ना तो आप बना सकते, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ना तो आप मास को बना सकते ना मास को ख़त्म कर सकते। मास को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मास को सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाना है। यदि बैलेंस्ड नहीं है वो केमिकल इक्वेशन, तो ये लॉ भी फेल हो जाएगा। कौन सा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये भी फेल हो जाएगा। तो फिर हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगी। तो अगर पूछा जाए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करना है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करना है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएट है, ना तो मास को क्रिएट कर सकते ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब हमने इस पेज पे जो जो पढ़ा है हम जल्दी से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पेज पे क्या पढ़ा, इस पेज पे हमने पढ़ा पहला तो बैलेंस्ड में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उनको कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट के साइड जितने एटम होते हैं उतने ही एटम किस साइड हो जाएं, प्रोडक्ट साइड हो जाए। यानी जितने एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम किस साइड हो जाए, प्रोडक्ट साइड, तो उनको हम बैलेंस्ड कहते हैं। यदि रिएक्टेंट साइड एटम बराबर नहीं होते किसके, प्रोडक्ट साइड के, तो वो अनबैलेंस्ड है। हमें कौन सी चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए। हमें कौन सी चाहिए, बैलेंस चाहिए। हमें ये वाली चाहिए बैलेंस। क्यों चाहिए, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें वहाँ कौन सा लॉ लगाना है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगी तो ये लॉ फेल हो जाएगा और ये लॉ फेल हो नहीं सकता, इसीलिए हमें इसको लगाना है ना। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, मास को ना तो आप बना सकते, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बैलेंसिंग में सबसे आखिरी में ही बताऊंगा या एक वीडियो बैलेंसिंग का अलग से बनाऊंगा, है ना। अभी तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बढ़िया से आराम से बैठिए, मस्त होकर बैठिए, खुश होकर बैठिए, है ना, क्योंकि एक बार फिर आपके मुनासिब सर की क्लास है। आगे देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी पढ़ना है, कॉम्बिनेशन सबसे पहले, कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, इसके अलावा
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, सिंगल और डबल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिला के हमें फिर पढ़ना है रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिला के हमें क्या पढ़ना है, रिडॉक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। x प्लस वाई ने मिलकर एक्स वाई बनाया, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। रिएक्टेंट कितनी है, दो, लेकिन प्रोडक्ट कैसा है, सिंगल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यही खासियत है कि प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा, सिंगल। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिंगल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका बर्निंग ऑफ कोल। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न कर दो तो CO2 बनेगा, लेकिन देखो प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही बनेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा सिंगल। ये तो रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का फॉर्मेशन, H2 की रिएक्शन O2 से करा दो, H2 की रिएक्शन O2 से करा दो, वाटर बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शन, जिन रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बन रहा हो, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करती हूँ, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो हम उन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्शन करी वाटर के साथ, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। इसका एक और नाम होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम क्या, स्लैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने। हमें इतनी केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।